एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, ये कुछ ऐसे स्टमक से जुड़े प्रॉब्लम्स है जो आई एम श्योर बहुत सारे लोग फेस करते हैं। और ऐसे में कई बार ये भी होता है कि हम इंटरनेट पर अवेलेबल जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं और उनकी जो होम रेमेडीज बताई जाती हैं उनको हम विश्वास करके अप्लाई कर लेते हैं, जिसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर नेगेटिवली देखने को मिलता है। तो ऐसे ही कुछ पोस्ट और वीडियोस हमारी सजग फैक्ट चेक टीम को भी मिले हैं, जिसमें स्टमक, हमारी गैस्ट्रो हेल्थ से जुड़े कुछ क्लेम्स किए जा रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो आज के हमारे सजग फैक्ट चेक वेबिनार में हम इन्हीं सभी पोस्ट और वीडियोस की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आपका बहुत बहुत स्वागत है सजग फैक्ट चेक वेबिनार में। आज हमारे साथ इस वेबिनार में मौजूद हैं डॉक्टर विशाल खुराना, डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोबिलियरी साइंसेज। हेलो डॉक्टर विशाल, वेलकम टू सजग वेबिनार। Hello Varsha, how are you? I'm good, sir. How are you? I'm good also. Thank you, sir, for joining us. Thank you. और इसके साथ ही हमारे साथ एक और डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर आभा नगराल, डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, चीफ हेपेटोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन। हेलो डॉक्टर आभा, वेलकम टू सजग वेबिनार। थैंक यू। तो डॉक्टर्स, जैसे कि मैंने बताया, आप आज के हमारे सजग फैक्ट चेक वेबिनार में हम अपने स्टमक से जुड़े जो भी पोस्ट और वीडियोस हमारी सजग फैक्ट चेक टीम को मिले हैं उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर आभा मेरा आपसे है। एक पोस्ट में पतली कमर के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। लिखा है कि सिर्फ 1 हफ्ते में पेट और कमर को पतला करें। इन नियमों में शामिल है, मैं एक एक करके नियम बताऊंगी, आप बताइएगा ये इफेक्टिव है भी या नहीं। पहला बताया गया है कि खाने के बाद पानी पीने से बचना है। हाँ, तो ये पार्टली ट्रू है कि खाना आप खाते हैं, आपका पेट भर गया होता है, पेट में वैसे भी जगह नहीं होती है, और पानी आप पिए तो फिर जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हमारे खाना पचाने के लिए स्टमक बनाती है वो डाइल्यूट हो जाते हैं। लेकिन उसे साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं किया गया है। सिर्फ ये है कि इसमें क्या होता है कि हम नॉर्मली बोलते हैं कि कम से कम 2 लीटर पानी पियो दिन का जी। और ज्यादातर लोग पानी खाने के साथ ही पीने की उन्हें आदत होती है। तो अगर हम वो भी बंद कर दें तो वो लोग पानी ही नहीं पिएंगे। तो पानी कम पीने से अच्छा है कि आप खाने के बाद पी ले या जब आप चाहते हैं तब पी ले। इसलिए मैं तो इसे फुल्ली अग्री नहीं करूंगी कि खाने के बाद पानी नहीं पीना। तो आप इसको हाफ ट्रूथ की कैटेगरी में रखना चाहेंगी? जी। ओके। एंड सेकंड चीज बताई गई है कि खाना थोड़ा करके खाना है। थोड़ा करके खाना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एकदम हमें एक साथ भार नहीं डालना है, धीरे धीरे डाइजेस्ट हो। हम हमेशा ये बोलते हैं कि 2-3 घंटे में थोड़ा खाओ, पेट भर के मत खाओ। खास तौर पे जिसको जैसे रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, जब एसिड ऊपर आता है ना, कई बार छाती में जलन, मुंह में खट्टा पानी आना, इसे हम GERD या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में तो खास तौर पे हम बोलते हैं कि एक टाइम पे पेट भर के मत खाओ, थोड़ा 2-3 घंटे में खाओ, ताकि वो पेट से प्रेशर ना पड़े और खाना ऊपर नहीं आए, एसिड ऊपर नहीं आए। ओके, तो आप इस चीज को किस कैटेगरी में रखना चाहेंगी? हाँ, ये ठीक है, सही है। ओके। देन डॉक्टर बताया गया है कि रोजाना सुबह गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीना है। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हम जब बोलते हैं ना कि पतली कमर या वजन कम करना है तो हमें हर मीठी चीज से दूर रहना है। और शहद, गुड़, लोगों को लगता है कि चीनी मत खाओ मगर शहद गुड़ ठीक है, मगर ये ठीक नहीं है। शहद और गुड़ भी उतने ही प्रॉब्लमैटिक हैं वजन गेन करने के लिए जितनी चीनी। तो ये पॉइंट मैं बिल्कुल अग्री नहीं करूंगी। ओके। एंड देन बताया है कि दूध की चाय की जगह आपको एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी पीना है। ये ठीक है, पार्टली ठीक है, क्योंकि दूध की चाय, हमारे यहाँ जो चाय बनती है वो आप देखेंगे तो वो दूध की ही चाय होती है। मतलब दूध ज्यादा, पानी कम होता है उसमें और पत्ती बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपको चाय पीनी है तो जैसे हम आसाम की टी पी रहे हैं या दार्जिलिंग की पी रहे हैं, उसमें ज्यादातर लोग हमारे देश में आसाम की टी, मतलब खूब सारा दूध, खूब सारा चाय की पत्ती, स्ट्रॉन्ग और खूब सारा मीठा साथ में जाता है। तो ये ठीक नहीं है, ये वजन तो बढ़ाएगी। तो ये पार्टली ठीक है कि दूध की चाय नहीं अच्छी, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट लेके आपका वजन और पतली कमर हो जाएगी, ये सही नहीं, तो ये गलत। ओके, तो ये आपके हिसाब से हाफ ट्रूथ है। हाँ। ओके। देन डॉक्टर बताया गया है कि रोजाना मॉर्निंग वॉक और रात के खाने के बाद भी वॉक करना नहीं भूलना है। ये ठीक लगेगा मुझे, क्योंकि
कोई भी एक्सरसाइज सुबह सुबह करना अच्छी बात है, वेदर इट इज मॉर्निंग वॉक और जो भी है, एयर फ्रेश होती है, आप फ्रेश होते हैं नींद के बाद, तो वो परफेक्ट टाइम है कोई भी एक्सरसाइज इंक्लूडिंग वॉकिंग करना। रात को एक ये है कि थोड़ा खाना पचाने के लिए एकदम भारी पेट से, इससे क्या होता है, कई लोग आते हैं खाना खाते हैं और तुरंत बिस्तर पकड़ लेते हैं, तो वो एक गैप रखना जरूरी है। और हम नॉर्मली बोलते हैं कि 2 घंटे का गैप रखो खाने और लेटने के बीच, तो इस गैप के दौरान अगर आप थोड़े चल रहे हैं तो नॉट अ बैड आइडिया, तो आई थिंक ये ठीक है। ओके। एंड देन बताया गया कि वीक में कम से कम एक बार फास्ट रखना है और नींद भी पूरी लेनी है। हाँ, तो फास्ट रखने से एक बार, हाँ ठीक है, उस दिन आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा, तो फास्ट रखना बुरी बात नहीं है, थोड़ा बॉडी को भी रेस्ट मिलता है, बट उससे नेसेसरली आपका टोटल जो कैलोरीज बोलते हैं जिससे वेट बढ़ता है कम हो रहा है। तो यस, मगर हमारे यहाँ जो फास्ट का तरीका है ना कि साबूदाना खा लो, वो तो साबूदाना एक तरह से वर्स्ट है, उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू ही नहीं है और वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है जो हम बोलते हैं वजन कम करने के लिए बंद करें। तो फास्ट रखना है तो सही फास्ट रखो, मगर हमारे यहाँ फास्ट मतलब बाकी चीजें खाओ, और ये जो बाकी चीजें वो जरूरी नहीं है हेल्दी है, तो रखना है तो ढंग से फास्ट रखो। हाँ, फिर उससे थोड़ा वजन, कैलोरीज कम होंगे तो वजन कम हो सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या था इसमें कि आपको नींद पूरी लेनी है। ये तो बहुत ही सही, ठीक है, क्योंकि हमें हम खाने के बारे में बात करते हैं वजन कम करने के लिए, हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, मगर नींद के बारे में कोई बात नहीं करता है। और ऐसे एक स्टडी की गई जहाँ लोगों को लोग वजन कम करना चाह रहे थे, और एक ग्रुप को और दूसरे ग्रुप को सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज दी गई, मगर एक ग्रुप में कहा गया आप सिर्फ 5 घंटा सो और दूसरे ग्रुप को कहा गया आप सिर्फ 8 घंटे सो। तो उसमें जो 5 घंटा सो रहे थे उनमें वजन ड्रॉप होना कम हुआ, मतलब वो ज्यादा मोटे रहे कंपेयर टू जो पूरी नींद ले रहे थे। तो ये एक है, मतलब मैं अभी सिर्फ नींद का फायदा एज फार एज वेट उसकी बात कर रही हूँ। हर मामले में, हर चीज के लिए हेल्थ वाइज अच्छी 7 से 8 घंटा नींद लेना बहुत बहुत जरूरी है। और ये देखा गया है कि जिनको फैटी लिवर है, जो हम बहुत आमतौर पे देखते हैं, ऑलमोस्ट 1/3 100 में से 30 लोगों को होगा फैटी लिवर, तो वो भी उसका जो प्रोग्रेशन है वो आगे चल के सिरोसिस हो सकता है। वो भी जिनकी नींद पूरी नहीं होती है उनमें ये प्रोग्रेशन ज्यादा फास्ट होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर आभा। डॉक्टर विशाल, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। अभी डॉक्टर आभा ने बताया कि जो भी नियम बताए गए थे वेट लॉस के लिए, उनकी क्या सच्चाई है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वेट गेन की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा आजकल लोगों के मन में एक इशू बन चुका है। तो वेट गेन के मोस्ट कॉमन रीजंस क्या होते हैं, किन वजहों से वेट गेन ज्यादा होता है? देखिए, वेट गेन 2 वजह मेन है। एक आपका जो टोटल कैलोरीज इनटेक है और आप कितनी आप एक्सरसाइज और उससे उसको कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा तो वेट लॉस होगा। सेकंड, कई लोग होते हैं जिनको मेटाबॉलिक डिजीजेस होती हैं जिसकी वजह से उनको नेचुरली वेट गेन होता है, जैसे थायराइड है या कुछ डायबिटीज हो गए, ऐसी कई बीमारियां होती हैं जिसमें नेचुरली वेट गेन होता है। तो वो वाले पेशेंट को डायग्नोस करना चाहिए टेस्ट करके, और अगर आपके खाने की कैलोरीज का इनटेक और कैलोरीज का एक्सपेंडिचर, यानी कि आप जितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस है तो वेट गेन होता है। तो उसको कम करने के लिए डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है और एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करनी है जितनी हो सके। ओके डॉक्टर, कई बार ये भी होता है कि कुछ लोगों को ना वाटर रिटेंशन होता है और फैट एक्चुअल में होता है, तो वाटर रिटेंशन और फैट में कैसे फर्क कर सकते हैं? देखिए, वो तो डेली वेरिएशन से चेक कर सकते हैं कि सुबह और मॉर्निंग का वेट लॉस अगर हो रहा है तो वाटर रिटेंशन से ही हो सकता है, क्योंकि फैट सुबह और शाम में तो डिफरेंस नहीं आएगा। सेकंड, सॉल्ट का इंटेक अगर आप कम करेंगे तो आपका वाटर रिटेंशन ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ये 2 चीजें होती हैं कि आपका फ्लूइड इंटेक, वाटर इंटेक बहुत एक्सेस भी नहीं होना चाहिए और सॉल्ट इंटेक भी बहुत एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो इससे जो डेली वेरिएशन है वेट लॉस अगर वेट का, तो ये ज्यादातर वाटर रिटेंशन की वजह से होता है, ना कि फैट की वजह से। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर विशाल। डॉक्टर आभा, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। अगर हम वेट लॉस की बात करें, ये ना बहुत ज्यादा ही एक हाईलाइटेड मुद्दा बन चुका है, हर कोई अपना वेट लॉस करना चाहता है। तो हेल्दी वे में कैसे वेट लॉस किया जा सकता है? हाँ, तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, और मैंने कहा जैसे आजकल फैटी लिवर इतना बढ़ रहा है तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि वेट लॉस करो, और यही एक कंफर्म साइंटिफिक तरीका है कई सारी बीमारियों से बचना, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट डिजीज हो, और
फैटी लिवर हो। सो वेट लॉस किस तरह से किया जाता है? एक तो डाइट, सबसे पहले डाइट, जैसे डॉक्टर विशाल ने कहा कि हमें कैलोरीज कम करनी है, तो उसका क्या मतलब है? हमें मीठा, चाहे आपको डायबिटीज हो ना हो, लोगों को लगता है डायबिटीज है तो मीठा नहीं खाना है और डायबिटीज नहीं है तो कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं। मीठे से सबसे ज्यादा वेट गेन होता है, तो मीठा अवॉइड करना है किसी भी फॉर्म में। अब लोगों को लगता है कोई बीमार है, कुछ है, फ्रूट जूस पी लो, गन्ने का रस पी लो। फ्रूट जूस जहर है, फ्रूट जूस नहीं पीना है। आपको चाहें तो फ्रूट खाइए, और वो वाले फ्रूट खाइए जो ज्यादा मीठे नहीं है। जैसे आप आम नहीं खा सकते, चीकू नहीं खा सकते, केला, ये सारी चीजों से वेट गेन ज्यादा होता है। अंगूर ये नहीं खाने। तो मीठी चीजों से दूर रहें, दूध कम पिएं, कार्बोहाइड्रेट इन जनरल जो हम बोलते हैं वो कम होने चाहिए। मतलब गेहूं, चावल ये कम खाएं, जवार, रागी, बाजरा, मिलेट्स जो बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी इसके बारे में बहुत बोलते हैं, तो मिलेट्स ज्यादा खाएं। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये ज्यादा अच्छे होते हैं वेट गेन नहीं करने के लिए। तो ये तेल की तली चीजें मत खाएं। फास्ट फूड्स, जो फास्ट फूड्स होते हैं, जैसे आप बोल लो बॉम्बे में, जैसे मुंबई में सब लोग वड़ा पाव खाते हैं, या समोसे खाना, या कचौरियां खाना, या पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी। तो मतलब मीठा अवॉइड करिए, फास्ट फूड्स अवॉइड करिए, तली हुई चीजें अवॉइड करिए, तेल की मात्रा भी कम करिए, और प्रोसेस्ड फूड्स, मतलब जो भी खाना आपके पैकेट या बॉटल में आ रहा है रेडीमेड, वो अवॉइड करिए, क्योंकि हर प्रोसेस्ड फूड में सॉल्ट और शुगर ज्यादा होता है। चाहे वो मीठे बिस्किट क्यों ना, उसमें सॉल्ट ज्यादा होगा, मीठा होगा। कोई भी चीज हो उसमें सॉल्ट प्रिजर्वेटिव होगा, मीठा ज्यादा होगा। तो ये आप बेसिकली अवॉइड करें। ये तो जो भी डाइट, नाम की डाइट है ना, लोग बोलते हैं कीटो डाइट, एटकिंस डाइट, ये डाइट, वो डाइट, हम बोलेंगे कोई डाइट मत फॉलो करो। आप जिस चीज के, जैसे आप नॉर्थ से हैं तो आप पराठे खाने के आदी हैं, आप साउथ से आप ज्यादा चावल बेस खाएंगे, तो आपकी अपनी डाइट में आप कैसे वो मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे अगर ये आपकी थाली है, उसमें 50% आपको सब्जियां, वेजिटेबल्स, सैलड्स ये खाना है, उसमें से 30% आपका प्रोटीन या फैट, और फैट प्रोटीन ज्यादा, और 20% फैट। ऐसे अगर आप डिवाइड कर लें तो मतलब हमारा क्या होता है टिपिकल इंडियन खाने में, थाली में 50% चावल होगा, फिर 30% आपके बाकी दाल वगैरह होगी, और 20% फिर कार्बोहाइड्रेट, ऑयल हो सकता है, मगर वो भी 30% हो सकता है। तो ज्यादातर हमारी थालियों में कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा खाना है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल, गेहूं, आलू, ये सारी चीजें ज्यादा होती है। तो ये हमें कम करनी है, कार्बोहाइड्रेट कम करें। और आपके खाने के हिसाब से आप किसी डाइटिशियन के साथ या डॉक्टर के साथ बैठ के कि हम अपना खाना, जो खाना हम खाने के आदी हैं, वो कैसे मॉडिफाई कर सके। अगर हम बात करें तो वो लॉन्ग टर्म हम सस्टेन कर सकते हैं। अब किसी को बोले कि आप ये तरह का पास्ता खाओ और उस तरह की रागी खाओ, जो उन्होंने कभी लाइफ में खाया नहीं है, इस तरह की डाइट पेशेंट कभी भी फॉलो नहीं कर पाएगा, महंगी भी होगी। आप अपने ही खाने को, जैसे आप 4 रोटियां खा रहे हैं, 2 रोटियां कम कर लें, गेहूं की रोटी मत खाएं, रागी की रोटी खाएं, और 2 रोटियों की बजाय आप ज्यादा सैलड और सब्जियां खाएं। इस तरह अगर आप अपना डाइट मॉडिफाई करें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये तो बिल्कुल, एनर्जी ड्रिंक्स, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं लेंगी। तो उस तरह अगर आप मॉडिफाई करें तो आप ये डाइट लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं। दूसरा है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज इस तरह करनी है जिससे आपका फैट भी कम हो और मसल बढ़े। तो फैट कम होने के लिए हम बोलते हैं कि कार्डियो करो, जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। जैसे कोई स्पोर्ट खेलना, भागना, जॉगिंग करना, फास्ट वॉकिंग करना, ये कार्डियो एक्सरसाइजेस होते हैं। और दूसरे होते हैं जिसे हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बोलते हैं, जैसे स्ट्रेंथनिंग, वेट्स उठाना, वो थेराबैंड्स आते हैं उन्हें खींचना, वेट ट्रेन, जिससे हमारे मसल्स बढ़ते हैं। तो ये दोनों तरह की एक्सरसाइज करना जरूरी है। सो ये हुआ एक्सरसाइज। और हम एवरेज में बोलते हैं कि हफ्ते के एटलीस्ट 4 दिन 30 मिनट करें, या टोटल 150 मिनट का एक्सरसाइज एक हफ्ते में होना चाहिए। आप अपने रोज के काम में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं तो कई बार लोग बोलते हैं
मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, या बाहर बारिश हो रही है, बाहर धूप है, हम कैसे बाहर जाएं। आप गूगल खोलिए, इतने सारे उसमें एक्सरसाइज के प्लान्स, आप वो घर में ही फॉलो करें, या एक स्किपिंग रोप ही ले आए और 100 बार स्किपिंग कर ले, वही अच्छी एक्सरसाइज हो गई। तो ये कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरा, अगर बहुत बिजी है ऑफिस में, आपका ऑफिस कहाँ है, 10वें माले पे है, तो 10 फ्लोर चढ़ो। आपके काम करते करते आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या जो लोग आईटी वाले हैं 24 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, हर घंटे उठो, थोड़ा एक जॉग करके वापस आ जाओ। तो आप अपने रोज के दिनचर्या में एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं। ऑल्सो एक होता है, हम जिसे नीट बोलते हैं, मतलब हम खास एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बट घर के काम कर रहे हैं। जैसे एक दिन झाड़ू ही मार लो। हमारे जो घर में काम करते हैं उनमें वो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और वो ज्यादा एक तरह से फिट होते हैं, क्योंकि एक्टिव रहते हैं। तो आपके घर झाड़ लो, झाड़ू मार लो, पोछा मार लो, कपड़े धो लो। घर के कामों में भी काफी सारी एनर्जी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसमें भी आपकी कैलोरीज बर्न हो सकती है। तो ये सारे काम कर लो। एंड फाइनली, जो मैंने पहले कहा कि अच्छा 7-8 घंटा सोना भी उतना ही जरूरी है। तो एक्सरसाइज, डाइट और स्लीप, ये तीनों आपको वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, एंड आपने बहुत ही एलैबोरेटली बताया कि कैसे आप जो लोग हैं वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ऑल्सो क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, क्या फूड्स अवॉइड करने हैं, डाइट कैसी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर आभा। डॉक्टर विशाल, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। एक पोस्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं, तो मैं एक एक करके आपको टिप्स बताऊंगी, आप बस बताइएगा कि एक्चुअल में इफेक्टिव है भी या नहीं। पहला बताया गया है कि कम वसा वाला खाना खाना है। ये तो ट्रू है, क्योंकि जितना फैट आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे, अपार्ट फ्रॉम वजन बढ़ाने के अलावा, वो डाइजेशन में भी स्लो प्रोसेस में रहता है। तो फैट रिच जितने भी फूड हैं उसको कम से कम लेंगे तो आपका डाइजेशन इजीली मूविंग डायरेक्शन में रहेगा, और आपको पेट से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं उसमें। तो ये तो ट्रू है। ओके, एंड देन डॉक्टर सेकंड चीज बताइए, ये है कि छिलके वाली दालें खानी है। देखिए, छिलके वाली दाल या कोई भी हाई फाइबर डाइट अगर हम लेते हैं तो ये हमारे इंटेस्टाइन में ये वाटर रिटेन करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और इंटेस्टाइन से ऐसे फूड की, हाई फाइबर फूड की मूवमेंट बहुत इजी रहती है। तो इजीली मूवमेंट ऑफ द फूड मटेरियल होता रहता है हाथों के द्वारा, और कॉन्स्टिपेशन से भी ऐसे लोग बचे रहते हैं। तो इससे, ये हाई फाइबर फूड से एक और बेनिफिट होता है, केमिकल रिलीज होता है जो कि हेल्थ में भी हेल्पफुल होते हैं। तो ये ट्रू है। एंड देन डॉक्टर, इस पोस्ट में ये भी बताया गया है कि आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में सैलेड खाना है, ये बात कितनी सही है? सैलेड भी सेम हाई फाइबर होता है, और साथ में उसमें वाटर कंटेंट भी अच्छा होता है, तो ये एक पेट में फिलिंग का काम भी करता है। तो आपकी कैलोरीज का जो बाकी खाने से इंटेक है वो भी कम हो जाता है, और हाई फाइबर की वजह से हाथों में इसकी मूवमेंट और एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन सब इजी हो जाता है। तो ये भी ट्रू है। ओके, एंड देन डॉक्टर, इसी पोस्ट में बताया गया है कि हैवी खाना आपको नहीं खाना है। देखिए, भरपेट खाना अगर खाते हैं तो एक जैसे मैडम ने, डॉक्टर आभा ने भी अभी बताया कि अगर हम खाना खाते हैं 4 रोटी, तो अगर उसमें से कम कर देंगे, 2 रोटी कम कर देते, तो ये फायदा ये होता है, एक तो उससे आपका पेट पूरा फिल नहीं होता है, फीलिंग कम होती है, कैलोरीज इंटेक भी कम होती है, तो वेट गेन से भी बचे रहते हैं, और डाइजेशन भी इजी हो जाता है। तो फूड की मूवमेंट जो पेट के अंदर जाने के बाद होती है वो इजी हो जाती है, फास्ट हो जाती है, अगर आप अपने खाने में से भरपेट ना खा करके उससे 70 to 80% अगर फीलिंग रखें तो आपका डाइजेशन बेटर होता है। तो ये भी ट्रू लगे मेरी तरफ से। ओके, एंड देन डॉक्टर, इसमें बताया कि फास्ट फूड और जंक फूड से बिल्कुल परहेज करना है। फास्ट फूड और जंक फूड ये बेसिकली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो जल्दी एक तो इनका इंटेस्टाइन में मूवमेंट स्लो होता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर कंटेंट कम होता है, और कैलोरीज इंटेक ज्यादा होती है, तो वेट गेन इनडायरेक्टली इससे हो ही जाता है, और डाइजेशन में इसलिए इसको रिकमेंडेड नहीं है फास्ट फूड। ओके, तो इस पॉइंट को आप किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? तो फास्ट फूड नहीं देना है, डाइजेशन अच्छा रहेगा। ओके, ऑल्सो डॉक्टर, इसी में बताया गया है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह दही और छाछ का सेवन करना है। ये तो ट्रू है कि अब वैसे भी इंडियन जो फूड मटेरियल पहले से बनता आ रहा है, मिलता आ रहा है, वो ज्यादा अच्छा है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। एक तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में 2 ड्रॉबैक हैं, एक
उसके अंदर रिफाइंड शुगर है जो वेट गेन करती है, उससे इंटेस्टाइन की मूवमेंट भी हैम्पर होती है। सेकेंड, उसके अंदर कार्बोनेटेड मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पेट के अंदर जाके वो ब्लोटिंग का काम करती है, इंटेस्टाइन की गैस बढ़ाती है, तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक डाइजेशन के लिए अच्छे नहीं है। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, रेशेदार फलों और सब्जियों का सेवन करना है, ये भी बताया गया इस पोस्ट में। हाँ, जैसे कि डॉक्टर आभा ने भी बताया कि जूस की जगह अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो उससे बेनिफिट यही होता है कि आप जूस में तो सिर्फ आप उसका लिक्विड फॉर्म ले रहे हैं, जो फाइबर कंटेंट है वो तो बाहर आप निकाल ही देते हैं। तो होल फ्रूट्स या होल ग्रेन वेजिटेबल्स अगर हम लेते हैं तो आपके फाइबर इंटेक अच्छा रहता है। तो इंडियन डाइट से जो फाइबर हटता जा रहा है वो आपको रिप्लेनिश करना चाहिए, आना चाहिए वापस, ताकि आपका डाइजेशन प्रोसेस फास्ट हो, मूवमेंट इजी हो, कॉन्स्टिपेशन बची रहे, वेट गेन भी बचा रहे। तो ये भी ट्रू है कि आपको फ्रूट्स और होल ग्रेन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। ओके। एंड डॉक्टर, लास्ट में इसमें बताया गया है कि खाने का टाइम फिक्स करना है और सोने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए। ये भी ठीक है, पर साइंटिफिकली इसको प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट एक नियमित रूप पे एक टाइम पे अगर हम खाना खाते हैं तो बॉडी उसके हिसाब से एक रिदम होती है बॉडी में, उसके हिसाब से सारे उसको वर्क करने होते हैं। तो अगर टाइमली खाना खाएं, खाना स्किप ना करें और प्रॉपर स्लीप लें 7 to 8 आवर्स की, तो आपका बॉडी और मेटाबॉलिज्म दोनों फास्ट रहता है, तो आपको हेल्प मिलती है हर चीज में, डाइजेशन में भी और वेट लॉस में भी। ओके। तो डॉक्टर, आप ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? तो ये भी ट्रू है कि अगर आप टाइमली खाना खाएं और प्रॉपर स्लीप लें तो आपका डाइजेशन बेटर रहेगा। ओके। तो डॉक्टर, अभी तो हमने बात की कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर हो पाए। अब मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम पुअर डाइजेशन की बात करें, कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति का डाइजेशन सही नहीं है? क्या मेजर सिम्टम्स होते हैं? देखिए, डाइजेशन का मतलब है कि आपने खाना खाया, आपको पेट में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, आप प्रॉपर टाइमली मोशन जा रहे हैं, खाना खाने के बाद आपके पास पेट में दर्द नहीं हो रहा है, ब्लोटिंग नहीं हो रही है, तो ये सारी चीजें गुड डाइजेशन की निशानी है। तो अगर बैड डाइजेशन होगा तो आप खाने के बाद पेट में भारीपन, पेट में फूलना, पेट में गुड़गुड़ होना, हवा नीचे से ज्यादा पास होना, मोशन ज्यादा आना या कम आना, और पेट में कभी कभी रह रह के दर्द होना है, तो ये कुछ लक्षण है जो आपको हिंट देते हैं कि आपका डाइजेशन या इम्प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर विशाल। डॉक्टर आभा, अगला सवाल मेरा आपसे है। अभी डॉक्टर विशाल ने बताया कि अगर किसी का डाइजेशन अच्छा नहीं होता है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार डॉक्टर ऐसा भी होता है कि लोग हेल्दी खाना खाते हैं फिर भी उनका डाइजेशन वीक रहता है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो ऑफ कोर्स हमारा खाना जो है वो डिसाइड करता है हमारा डाइजेशन को, बट किसी किसी को कुछ बीमारियां भी होती हैं जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप खाने से नहीं हो। जैसे किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, वो इरिटेबल बाउल एक बहुत कॉमन बीमारी है जिससे या तो कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता, या जुलाब होते हैं और पेट में दर्द होता है, और ये कई सालों तक चलता है, खास तौर जवान लोगों में देखा जाता है, महीनों तक चलता है, सालों तक चलता है। तो अगर कोई दूसरी बीमारी है उससे भी हमारा डाइजेशन खराब हो सकता है, तो किसी का। मगर एक चीज है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी और जिसके बारे में आजकल काफी रिसर्च हो रहा है और जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, वो है हमारा गट माइक्रोबायोम। मतलब हमारे आंतों में, हमारे इंटेस्टाइन में कौन से बैक्टीरिया हैं, और ये जो बैक्टीरिया हैं ये हेल्दी हैं, अच्छे गुड बैक्टीरिया है या बैड बैक्टीरिया है, वो भी डिसाइड करते हैं कि हमारी गट हेल्थ कैसी है। और काफी सारी बीमारियों की जड़ ये बैड बैक्टीरिया हैं, तो वो भी एक तरह से डिसाइड करते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। कई बार बैक्टीरिया ऑफ कोर्स हमारे खाने पे भी डिपेंड करते हैं, अगर आप हेल्दी खाओ तो बैक्टीरिया अच्छे होंगे, बट सिर्फ खाने पे नहीं, अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। तो बैक्टीरिया कोई बीमारी है कि नहीं, ये सारा डिसाइड करेगा कि आपका गट हेल्थ कैसा है और आपको कोई बीमारी और ये सारे जो सिम्टम्स डॉक्टर ने बताए वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब सिर्फ आपका खाना ही नहीं, बाकी जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं आपके गट में, उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो डॉक्टर विशाल, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। कई लोगों को, जैसे डॉक्टर आभा ने पहले बात की थी, जो लोग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं या जिनके लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं तो काफी देर तक बैठे रहते हैं या
जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी काफी लोगों की होती है, तो पुअर डाइजेशन क्या इसका भी एक रीजन हो सकता है? देखो, इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो एक आपकी बॉडी के मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। तो अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिटिंग जॉब है, तो आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो रहती है एज कम्पेयर टू जो वर्किंग जो एक्टिव लोग हैं उनके मुकाबले। तो अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो लोग बहाना बनाते हैं कि मुझे आधा घंटा वॉक करनी थी, आधा घंटे का टाइम नहीं है। तो अगर आपके पास 5-10 मिनट भी है ना, गो फॉर ए वॉक। आपको सुबह 10 मिनट मिल रहे हैं, 10 मिनट भी वॉक करेंगे ना, वो आपके डाइजेशन में, वेट लॉस, हर चीज, हेल्थ में, हर चीज में हेल्प करेगा। ना कि आपको 30 मिनट्स करना ही है या 45 मिनट जिम जाना ही है। वो सब छोड़ के आप 10 मिनट भी वॉक कर लेंगे, सुबह कर लें, शाम में कर लें, दोनों टाइम कर लें, कुछ भी हो, 5 मिनट भी हो, लेकिन करें। तो जैसे हाई लिफ्ट वाली जगह है तो जितनी भी मंजिल आप चल सकते हैं जो आप चलें, 2 मंजिल नीचे उतर जाएं, फिर 2 मंजिल चढ़ के चले जाएं, पूरी चढ़ के चले जाएं, कुछ भी हो, आपको एक्टिविटी बढ़ानी है। जितना आप अभी कर रहे हैं उससे आपको बढ़ाना है, किसी भी तरीके से बढ़ाना है। बिल्कुल, मतलब जितना आप एक्टिव रहते हैं उतना आपके स्टमक के लिए, आपके गट के लिए वो चीजें हेल्पफुल रहने वाली है। हेल्पफुल रहने वाली। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर विशाल। डॉक्टर आभा, अगला सवाल मेरा आपसे है। एक पोस्ट हमारी सजग फैक्ट चेक टीम को मिला है जिसमें बताया गया है कि जैसे ही आपको गैस का पहला साइन दिखे तो कुछ तुलसी के पत्ते खाने हैं या 3 से 4 तुलसी के पत्तों को पानी में कुछ देर तक बॉईल करना है। उसके बाद फ्रिक्वेंटली वो जो पानी है उसको पीना है। एसिडिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट होम रेमेडी बताई गई है। क्या ये सच में काम करता है? अब ये हमारे साइंस में तो नहीं कहा गया है कि तुलसी के पत्ते खाने से, बट ये रिसर्च लायक है। अगर आयुर्वेदा में प्रूव किया गया है तो इस पे रिसर्च किया जा सकता है। बट अगर आप पूछे कि हमारी किताबों में ऐसा लिखा है तो ऐसा तो नहीं है। ओके, तो आप इस पोस्ट को किस कैटेगरी में रखना चाहेंगी? डोंट नो, नॉट प्रूवन। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर आभा। डॉक्टर विशाल, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हमने एसिडिटी की बात की, तो एक्चुअल में कई लोग ना एसिडिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक्चुअल में एसिडिटी होता क्या है? एसिडिटी मेजरली किन लाइफस्टाइल हैबिट्स या कॉजेस की वजह से होती है? देखिए, एसिडिटी का मतलब होता है कि आपको सीने में जलन, खट्टी डकारें आ रही हैं, खाना मुंह में वापस आ रहा है। तो इसको जो हम टेक्निकल टर्म है वो है GERD। तो इसका जो मेन कारण है, एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइट, फास्ट फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, भरपेट खाना खाना, खाने से पहले बाद में पानी पी लेना, खाते समय पानी पीना, खाने के बाद तुरंत लेट जाना। तो ये कुछ डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो इसकी वजह से ये एसिडिटी ज्यादा होती है। और कई लोगों को कुछ बीमारियां होती है जिसमें नॉर्मली एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी टिपिकली जो है वो सीने के अंदर जलन और मुंह में खट्टा पानी आना, ये मेन सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से हम एसिडिटी बोलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर विशाल। डॉक्टर आभा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी डॉक्टर विशाल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एसिडिटी क्या होता है और क्या उसके मेजर सिम्टम्स होते हैं, कैसे जो एक नॉर्मल व्यक्ति है वो आइडेंटिफाई कर सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं वो एसिडिटी में पेशेंट को एंटासिड्स देते हैं, तो एंटासिड्स का क्या रोल होता है? और आई थिंक लिक्विड एंटासिड्स भी होते हैं और मेडिकेशंस जो मेडिसिन होती है वैसे भी होते हैं। क्या ज्यादा इफेक्टिव होता है, कैसे काम करता है? तो हाँ, एंटासिड्स देते हैं। मैं जस्ट एक और कुछ बोलना चाहूंगी कि हमारे यहाँ कोई भी पेट का प्रॉब्लम हो तो लोग उसे एसिडिटी बोलते हैं। ये गलत है। जैसे डॉक्टर विशाल ने कहा, वो ही असली एसिडिटी है, जलन होना वगैरह जो उन्होंने GERD के सिम्टम्स बताए। लेकिन हमारे पेट में दर्द हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस हो रहा है, हमारे यहाँ हर चीज को एसिडिटी कहा जाता है। तो पहले ट्रू एसिडिटी क्या है इज व्हाट डॉक्टर विशाल ने जो डिस्क्राइब किया, उसे ही हम एसिडिटी कहते हैं। अगर ये सिम्टम है एसिडिटी का, असली एसिडिटी का, तो एंटासिड्स दिए जाते हैं। वो लिक्विड होते हैं जो इमीडिएट टेम्पररी रिलीफ देते हैं सिम्टम से। जैसे एकदम जलन हो रही है, रात को आप 2 बजे उठे और छाती में जलन हो रही है, मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, तो आप तुरंत एक्शन के लिए वो लिक्विड पी सकते हैं। लेकिन अगर ये सिम्टम आपको बार बार हो रहा है तो फिर हम एक तरह के ड्रग्स होते हैं जिसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं। वो एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो दिए जाते हैं जिससे शरीर, पेट में जो एसिड बन रहा है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। नॉर्मली पेट में एसिड होता है जैसे स्टमक में, जो खाने के डाइजेशन में मदद करता है। ये एसिड जब तक पेट में है ठीक है, बट बीच में खाने का जो हमारा फूड पाइप होता है और पेट के बीच में एक वाल्व होता है जो खाने को एक ही डायरेक्शन में जाने देता है, स्टमक से ऊपर नहीं आने देता। लेकिन अगर ये वाल्व ढीला हो जाए, जिसे हम हाइटस हर्निया बोलते हैं, ये एसिड ऊपर आना शुरू होता है और
फूड पाइप में आके उसे तंगी इसलिए होती है क्योंकि फूड पाइप को ये एसिड की आदत नहीं होती, सिर्फ स्टमक को आदत है, और तब तकलीफ होती है। तो अब हमें कुछ हम नॉर्मल मेजर्स बोलते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि सिर्फ दवाई, हमें हमेशा मेडिसिन में ये सोचना है कि दवाई के अलावा हमें अपना लाइफस्टाइल किस तरह बदलना है जिससे ये सिम्टम्स एसिडिटी के ना हो। तो एंटासिड से पहले तो आप सबसे पहले खाने के बाद कम से कम 2 घंटे का गैप रखिए। ऐसा नहीं कि खाना खाया और लेट गए, वो एक होता है। एक टाइम पे एकदम पेट भर के नहीं खाएं, थोड़ा खड़ा खाएं, 3-4 घंटे में खाएं, मगर ऐसे नहीं कि दिन में 2 से 3 बार खा रहे हैं और खूब सारा पेट भर लिया, वो नहीं करें। अपने कपड़े जो हैं स्पेशली कमर पे ज़्यादा टाइट नहीं पहने, ज़्यादा वजन नहीं उठाएं। कुछ खाने में चीज़ें हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, मिर्च, मसाला, तेल, तला हुआ, इन अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारे से एसिडिटी बढ़ती है। तो ये सारा सब पहले अवॉइड करिए, पहले एडवाइस देते हैं। फिर जहाँ तक एंटासिड्स मैंने कहा, ये सिरप्स होते हैं जो इमीडिएट आपको तुरंत रिलीफ देते हैं जब जलन हो रही है या जो प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर ये मेडिसिन है जिसे हम पीपीआई नाम का ग्रुप होता है जो दी जाती है, कोर्स दिया जाता है जिसको बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, हर दूसरे दिन ये तकलीफ हो रही है, तो हम बोलते हैं कि तुम 1-2 महीने का ये कोर्स ले लो। पर ये आमतौर से देखा गया है कि जब लोगों को ये दवाइयाँ दी जाती हैं उन्हें उनसे इतना अच्छा लगने लगता है कि वो एक तरह से एडिक्ट हो जाते हैं। और हमारे पास पेशेंट आते हैं जो ये दवाइयाँ सालों साल ले रहे हैं, खुद से ले रहे हैं। डॉक्टर ने 1 ही महीने लेने को बोला था, 2 ही महीने लेने को बोला था, लेकिन पेशेंट उसे लिए जा रहे हैं। और ये सही नहीं है क्योंकि ये जो है वो क्या करती है, हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। एसिड जरूरी है, और जब वो न्यूट्रलाइज करती है तो क्या होता है कि हमारे बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाते हैं, कुछ तरह के पॉलिप्स, ट्यूमर्स इसके कारण देखे जाते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो इससे कई अलग प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं जब ये एसिडिटी के ड्रग्स लोग लॉन्ग टर्म लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग अपना 1-2 महीने का कोर्स अगर प्रिस्क्राइब किया हुआ लें, लेकिन ये लंबे अरसे तक खुद से लेते नहीं। और ये ओवर द काउंटर मिल जाता है तो कोई भी केमिस्ट में जाके खरीद सकता है, उन्हें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। तो लोग ये लगातार एक तरह से अब्यूज करते हैं ये मेडिसिन को, और ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एंड डॉक्टर आभा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि कई बार मैंने भी बहुत से लोगों को देखा है जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो कुछ बाहर का खा लेते हैं, दिल भी लाइक कि अरे कोई बात नहीं, एसिडिटी बनेगा तो हम मेडिसिन ले लेंगे, उसके बाद हम सिरप पी लेंगे, एंटासिड का इस्तेमाल कर लेंगे। तो एक बहुत कॉमन हैबिट एक्चुअली बन चुकी है जिसकी वजह से उनको काफी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं फिर बाद में जाके। डॉक्टर विशाल, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। बेसिकली एक वीडियो में हेल्दी डाइजेशन और गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ फूड आइटम्स की लिस्ट दी गई है, जिसमें से शामिल है योगर्ट। पहले हम एक एक करके डिसाइड करते हैं, आप एक एक करके बताइए कि एक्चुअल में ये हमारे डाइजेशन को हेल्दी रखने के लिए, डाइजेशन को बेटर बनाने के लिए काम करते भी या नहीं। तो पहला जो दिया गया है फूड आइटम वो है योगर्ट। देखो, योगर्ट या हिंदी में कहें तो दही अगर है तो इसके अंदर ये फर्मेंटेड फूड है जिसके अंदर मिल्क कन्वर्ट हो गया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसके अंदर अच्छी मात्रा में मिलता है। तो जो भी ये गुड बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में जब जाते हैं तो इंटेस्टाइन में थोड़ा सा गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ा देते हैं, तो इसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये एक डाइजेशन के लिए बेटर ऑप्शन है। ओके। एंड देन डॉक्टर दिया गया है किमची। देखो, किमची एक कोरियन डिश थी जो आजकल सारी जगह मिल जाती है। ये वेजिटेबल्स है, जैसे हम अचार रखते हैं वैसे वेजिटेबल्स को अचार के फॉर्म में आजकल ये इंडिया में भी मिलता है। तो ये भी एक तरीके का फर्मेंटेड फूड है जिसके अंदर गुड बैक्टीरिया की मात्रा इंटेस्टाइन में जाने से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करती है, तो ये डाइजेशन में और बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। ओके, तो ये एक्चुअल में काम करती है डाइजेशन के लिए। आप इसको किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? ये एक तरीके के फर्मेंटेड फूड्स हैं, जो योगर्ट है, ये है, ये सब फर्मेंटेड फूड है जो कि मतलब एज पर क्लेम ये इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक का भी काम करते हैं और इंटेस्टाइन के जो गुड बैक्टीरिया उनकी मात्रा बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल थ्योरेटिकली ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके। एंड देन डॉक्टर, चिया सीड्स का नाम भी काफी हाईलाइट होके आता है, तो इस पोस्ट में भी चिया सीड्स का नाम लिया गया है कि ये भी डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। एक्चुअल में चिया सीड में फाइबर कंटेंट काफी अच्छा है। तो चिया सीड हो चाहे फ्लैक्स सीड हो, इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है, तो फाइबर कंटेंट की वजह से डाइजेशन
और इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड की मूवमेंट है वो अच्छी होती है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचा रहता है। हाई फाइबर कंटेंट की वजह से आपका टोटल कैलोरी इनटेक कम होता है, तो ओवरऑल इसकी वजह हेल्प करता है। ओके, एंड देन डॉक्टर लीफी ग्रीन्स, स्पिनच और केल, ये कितने इफेक्टिव? लीफी, ये जितने भी आप आइटम बता रहे हैं, एक तो इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज तो अपनी हर किसी की है ही है कि इसमें ये मिनरल्स और विटामिन मिल रहे हैं। जैसे आपने अभी ग्रीन वेजिटेबल्स की बात अगर करी है, लीफी वेजिटेबल्स की, इसमें विटामिन अच्छी मात्रा में है, फाइबर अच्छी मात्रा में है, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन में हेल्प मिलती है, क्योंकि फाइबर से इंटेस्टाइन के अंदर फूड की जो मूवमेंट है वो अच्छी होती है, कॉन्स्टिपेशन से आप बचे रहते हैं, और ओवरऑल इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू अपनी अपनी जगह है। ओके, तो इसको आप किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? गुड फॉर डाइजेशन। ओके, एंड देन डॉक्टर केफिर करके भी एक फूड आइटम दिया गया है, वो भी बताया गया है कि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, एक्चुअली में इफेक्टिव होता है? हाँ, बेसिकली दे ऑल आर मतलब सम फूड मटेरियल विच जो हमने मॉडिफाई कर दिए हैं किसी तरीके से, कोई प्रोसेसिंग मेथड से या फर्मेंटेशन से, जिससे आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती है। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्टली आपको बॉडी में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू के अलावा भी। ओके, एंड देन जिंजर। जिंजर आपको एसिडिटी में भी हेल्प करता है। आपको किसी को नोजिया हो रहा है तो उसमें आप जिंजर ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लें, खाने में लें या सैलेड फॉर्म में लें या चाय में लें, किसी भी तरीके से अगर आप लेते हैं जिंजर, तो इसका एक न्यूट्रिशनल वैल्यूज के अलावा ये आपकी एसिडिटी में भी हेल्प करता है, नोजिया में भी हेल्प करता है, तो ये बेनिफिशियल रहता है डाइजेशन में। और इसकी वजह से कई बार ये भी देखा कि इंटेस्टाइन के अंदर ये म्यूकस का प्रोडक्शन भी अच्छा करता है, तो जिसकी वजह से आपका पेट के अंदर जो जख्म है वो कम बनते हैं। ओके, एंड देन डॉक्टर बताया गया फ्लैक्स सीड्स। हाँ, फ्लैक्स सीड जैसे मैंने अभी चिया सीड के साथ ही बताया, फाइबर कंटेंट अच्छा है, तो इस वजह से आपके डाइजेशन में ये हेल्पफुल रहता है कि इंटेस्टाइन के अंदर फूड कहीं रुकता नहीं है, वो इजीली मूव करता रहता है और आपका कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करता है। ओके, बनानास। देखिए, बनाना में कैल्शियम, मिनरल, विटामिन होने के अलावा फाइबर कंटेंट अच्छा है, तो कोई भी फ्रूट आइटम, फ्रूट्स हैं, वो एक तरीके से आपके हाई फाइबर कंटेंट की वजह से डाइजेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन के अलावा। ओके, एंड देन डॉक्टर पेपरमिंट। देखिए, पेपरमिंट एक ऐसी चीज है जिसके दो वर्जन है। पेपरमिंट से आपकी एसिडिटी बढ़ती है, लेकिन पेपरमिंट कुछ एब्डोमेन की मसल को रिलैक्स करती है, तो उसकी वजह से जिनको स्पाज्म होता है, स्पाज्म, इंटेस्टाइनल स्पाज्म थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका रोल हम, जैसे मैडम ने बताया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में थोड़ा सा देखा गया है कि पेन और इंटेस्टाइन की मसल का स्पाज्म को कम करने में ये हेल्प करती है पेपरमिंट, बट इसके साथ एक कैवेट है कि इससे एसिडिटी बढ़ती है। ओके, तो ये जो पॉइंट है आप इसको किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? ट्रू, फॉल्स, मिसलीडिंग या हाफ ट्रूथ? हाफ ट्रूथ। ओके, देन डॉक्टर बताया गया है बोन ब्रॉथ, ये भी डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, एक्चुअल में होता है? हाँ, बोन ब्रोथ में न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा है, तो इस वजह से वो डाइजेशन और न्यूट्रिएंट सप्लाई में हेल्पफुल रहता है, तो यस, गुड फॉर डाइजेशन। एप्पल्स। एप्पल, बनाना, कोई भी फ्रूट्स अगर हम खाते हैं, कोई भी फ्रूट आइटम, तो हर किसी के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू, हाई फाइबर कंटेंट होता है, और उसके जो वॉल है, जो हम नॉर्मली कई लोग उसको हटा देते हैं, जो पैक्टिन होती है, तो वो एक प्रीबायोटिक का काम करती है, जो इंटेस्टाइन में एक प्रोबायोटिक, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, उसमें उनको ग्रोथ के लिए एक हेल्पफुल मटेरियल प्रोवाइड कर देती है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, तो एप्पल इज गुड फॉर डाइजेशन। ओके, एट लास्ट जो फूड आइटम दिया गया है वो है साउरक्राउट, वो कितना हेल्पफुल होता है? ये रिसेंटली बहुत ही न्यूज में ट्रेंडिंग, आजकल बहुत पोस्ट आ रहे हैं साउरक्राउट का। ये एक तरीके के लीफी कैबेज है, जो कैबेज है उसको अगर हम पतला काट के उसको फर्मेंट कर दें और उसको स्टोर करके अगर हम जैसे खाते हैं, तो एक तो उसका कैबेज की वजह से हाई फाइबर कंटेंट है, फर्मेंटेशन की वजह से प्रोबायोटिक आपको सप्लाई मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, और फर्मेंटेशन ऑटोमेटिकली होने की वजह से जो उसके अंदर डाइजेस्टिव हार्ड जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं और जो भी प्रोटीन है वो थोड़ा सा पार्शियली डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो पहले से ही आपको पार्शियली डाइजेस्टेड आइटम आप अगर पेट में ले रहे हैं, जो कि जिसके अंदर खुद एक प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक बेनिफिट मिल रहा है, तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है। Okay. जितने भी ये चीजें मैं बता रहा हूँ ये थ्योरेटिकल हैं, कुछ स्टडीज में, लिमिटेड स्टडीज में पाया गया है,
कोई हार्ड एविडेंस नहीं है कि इससे ये बेनिफिट होगा, कितनी डोज पे होगा, किसको होगा, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। बट नॉट दीज आर गुड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेते रहेंगे तो आप ठीक होते रहेंगे। ट्रू दैट। थैंक यू सो मच डॉक्टर विशाल। डॉक्टर आभा, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। अभी हमने पहले काफी बात की थी कि एसिडिटी के क्या साइंस होते हैं, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर हम गट हेल्थ की बात करें, अगर किसी का गट हेल्दी नहीं रहता है या पुअर गट हेल्थ है, उसके क्या साइंस होते हैं, क्या अलग अलग होते हैं साइंस इनके? हाँ, जैसे गट हेल्थ में जनरली, जैसे मैंने आपको गट माइक्रोबायोम के बारे में बताया, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, तो वो अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी किसी बीमारियों को प्रमोट कर सकते हैं जिसका डायरेक्टली गट से संबंध नहीं है। जैसे अगर गट बैक्टीरिया ठीक नहीं है तो फैटी लिवर हो सकता है, हार्ट डिजीज से लिंक है, तो ये जो लाइफस्टाइल इलनेसेस हैं उनसे उनका लिंक है। तो ये तो एक भाग हुआ। जहां तक गट के अपने साइंस है, जैसे ब्लोटिंग, पेट फूला फूला लगना, ये बहुत कॉमन सिम्टम है लोगों का, कि वो मतलब उन्हें लगता है कि गैस पास नहीं हो रही है, पेट फूल रहा है, तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है। या डकारे आते रहना, ये एक सिम्टम है। पेट में मरोड़े आते रहना, तो ये जैसे ये सारे सिम्टम्स का डॉक्टर कौशल ने बताया कि ये सारे सिम्टम्स एक तरह से इनडायरेक्टली गट हेल्थ के बारे में बताते हैं। इवन कॉन्स्टिपेशन होना या पेट साफ नहीं होना या डायरिया होना, ये सारे एक तरह से गट हेल्थ का रिफ्लेक्शन है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर आभा। डॉक्टर विशाल, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। कुछ लोगों को अगर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, मतलब फास्ट ईटिंग हैबिट होती है उनकी, कभी कभार ओवर ईटिंग भी हो जाती है, तो फास्ट ईटिंग और ओवर ईटिंग डाइजेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं? देखिए, फास्ट ईटिंग इनडायरेक्टली ओवर ईटिंग करवा ही देती है। फास्ट ईटिंग को रोकने के लिए आपको खाना प्रॉपरली च्यू करके खाना है, टाइम लेके खाना है। तो जैसे हमारे बुजुर्ग भी बता के गए हैं कि 25 से 32 बार आपको हर बार खाना निवाले को चबा करके अंदर लेना चाहिए, पर नॉर्मली 5-10 बार चबा करके लोग सीधा गल्प कर लेते हैं उसको। तो वो एक तो वो च्यू प्रॉपर नहीं हुआ है, जो स्टमक के अंदर आपका काफी देर तक रहेगा, तो स्टमक को उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने से पहले, पहला। सेकेंड, उसकी वजह से आपका इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट भी स्लो होगी, क्योंकि वो च्यू किया हुआ फूड नहीं है। तो च्यू किया हुआ मतलब हार्ड फूड है। तो ओवर ईटिंग इनडायरेक्टली इससे हो जाती है कि बंदा, अगर इंसान धीरे धीरे खा रहा है, स्लो प्रॉपर च्यू करके खा रहा है, तो उसके साथ आपकी सलाइवा, स्टमक के जूस सारे ऐड ऑन करके आपका स्टमक का एक फिलिंग इफेक्ट देते हैं। अगर इससे आपकी ओवर ईटिंग ऑटोमेटिकली भी बचती है, अगर आप प्रॉपरली च्यू करके खाना खा रहे हैं तो च्यूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सलाइवा एक एंजाइम है इसके अंदर, सलाइवा में एंजाइम्स हैं जिसको डाइजेशन में हमें हेल्प चाहिए, लोग इसको इग्नोर करते हैं और इनडायरेक्टली इससे ओवर ईटिंग होती है। इससे इनडायरेक्टली इससे आपका डाइजेशन में भी इशू आता है और वेट गेन भी हो जाता है। बिल्कुल, आई एम श्योर जो भी जितने भी ओवर ईटर हैं या जो फास्ट खाना खाते हैं, इस सेशन के बाद अब वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे और उनको पता होगा कि किस तरह से उनका डाइजेशन इससे अफेक्ट हो सकता है। ऑल्सो डॉक्टर आभा, आपने पहले बात की थी कि अगर हमें वेट लॉस करना है या अपने आप को हेल्दी रखना है, गट हेल्दी रखना है, तो क्या क्या फूड आइटम्स हैं वो हमें अवॉइड करने हैं। अगर हम बात करें कुछ ऐसे फूड आइटम्स की जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होते हैं या जिनको इजीली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो बहुत डिफिकल्टी से डाइजेस्ट होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। सो जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, ये सारे इजीली डाइजेस्ट होते हैं। अब जितना भी आप जैसे जंक फूड, फ्राइड फूड, ये सारी जो चीज़ें जो अनहेल्दी फूड्स हैं, वो डाइजेशन में जनरली डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होते हैं। तो आई थिंक वही है कि जो फ्रूट्स हेल्दी हैं वो इजीली डाइजेस्ट होते हैं। ऑफ कोर्स शुगर भी इजीली डाइजेस्ट होती है, इजीली एब्जॉर्ब होती है, बट वो नुकसान करती है। तो रादर देन सेइंग इजीली और पुअर डाइजेशन, आपके लिए हेल्दी क्या है और अनहेल्दी क्या है, उस तरह से डिवाइड करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं, मतलब बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, मगर फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकते हैं। मतलब वो आपकी गट के लिए इतने हेल्दी नहीं होते हैं। हेल्दी नहीं होते। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर आभा। डॉक्टर विशाल, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। अगर हम बात करें सप्लीमेंट्स की, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट्स होते हैं उनको लेना सेफ होता है या सिर्फ नेचुरल तरीके से ही आप अपना अगर डाइजेशन बेटर करना चाहते हैं वो ज्यादा बेटर होता है?
देखिए, डाइजेशन बेटर करने के लिए आपको सप्लीमेंट की, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम की सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली इतनी एंजाइम्स हैं कि हमारे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारा जो अग्नाशय है या पेनक्रियास है, अगर वो 90% भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है तो भी हमारा डाइजेशन चलता रहता है। तो 5 to 10% भी अगर एंजाइम बॉडी सीक्रेट कर रही है तो आपका डाइजेशन जो वो अच्छा रहता है। तो आपको अलग से सप्लीमेंटेशन की जरूरत है नहीं। डाइजेशन को सही करने के लिए आप उल्टा डाइट और लाइफस्टाइल को सही करिए। अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो आप पहले आइडेंटिफाई करिए कि मैं दिन भर में क्या खाता हूँ और क्या एक्सरसाइज करता हूँ, उसमें कहाँ स्कोप है चेंज करने का। खुद ही आइडेंटिफाई करिए, खुद ही करेक्ट करिए, वो ज्यादा अच्छा है, ना कि एंजाइम्स लेकर के। एंजाइम से कोई ओवरऑल बेनिफिट है नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप अपने आप को नहीं ठीक करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर विशाल, थैंक यू सो मच डॉक्टर आभा। आज आपने बहुत ही अच्छे से हमारी जो ऑडियंस है उनको बताया है कि कैसे आप अपने गट को हेल्दी रख सकते हैं। जो पोस्ट और वीडियोज़ हैं उनकी क्या सच्चाई है, एक्चुअल में उनको आपको एक्सेप्ट करना है, अपने इन लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एट लास्ट कोई मैसेज अगर आप लोग एक एक देना चाहें डॉक्टर आभा तो बहुत हेल्पफुल होगा हमारी ऑडियंस के लिए। नहीं, अगर आपको हेल्दी लाइफ लीड करनी है तो अपने गट को हेल्दी रखिए और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर आभा। डॉक्टर विशाल, अगर कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें। जैसे मैंने बताया, किसी भी अनक्लेम या जो भी पोस्ट आती है, पहले तो ये देखना उसका सोर्स क्या है। तो पोस्ट देने वाला बंदा खुद क्या है, क्या वो डेजिग्नेटेड है इस चीज को क्लेम करने के लिए, वो एक इम्पोर्टेंट है। कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी पोस्टर आप इनडायरेक्ट, मतलब जस्ट फॉलो ना करने लग जाए, क्योंकि आजकल नया चल रहा है कि नया कुछ आता है। आज ये आया है, कभी ब्लू टी आया है, कभी ये सोरकोट आया है। तो ये नया नया जो चीज आ रही है, ये था सब हमेशा से था, पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो करें। तो उसके पीछे का एविडेंस है नहीं है, या सिर्फ लोगों के अपनी मानना है कि एक दो बंदे से वेट लॉस हो जाता है इससे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सबका होगा। ट्रू दैट। डॉक्टर सजग वेबिनार से हमारा यही एक ऑब्जेक्टिव है कि जो भी पोस्ट और वीडियोस वायरल होते रहते हैं, बिना सच्चाई जाने लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं, उनकी सच्चाई लोगों तक पहुंचे और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएं। एंड वी हैव मेंटर्स लाइक यू जो उन्हें सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आई एम श्योर लोग अपनी ये लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से आगे लेके जा पाएंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर आभा एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर विशाल फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।